वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट और आपका बीएससी फर्स्ट, और ये आपका सब्जेक्ट रहेगा 0 से। आपकी बुक जो चल रही है वो है वर्टिब्रेटा, और ये पार्ट नंबर रहेगा आपका 7। पार्ट नंबर रहेगा आपका 8 नंबर पार्ट रहेगा। ठीक है, हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम एनिमल्स का स्टडी कर रहे हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं वह एनिमल्स है आपका यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। पीछे की क्लास में स्टूडेंट्स हमने यूग्लिना के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है, इसकी संरचना के बारे में या इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी कर ली है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि यूग्लिना में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, यूग्लिना में किस प्रकार का लोकोमोशन होता है या ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होती है, आदि सभी के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूग्लिना में पोषण किस प्रकार से होता है। यूग्लिना में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। देखिए स्टूडेंट्स, यूग्लिना के बारे में आपको बताया है कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल्स के बीच की एक योजक कड़ी माना जाता है। इसे योजक कड़ी क्यों माना जाता है कि यूग्लिना में एक तो आपको क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। यानी क्लोरोफिल जो मौजूद है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है। यदि दूसरी बात देखिए, एनिमल की तरह इसमें क्या है कि यदि यूग्लिना को प्रकाश नहीं मिल पाता है तो इसका क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, और ये क्या करेगा? ये अन्य विधि इस प्रकार से जो जंतु भोजन करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ये अपने भोजन को क्या करेगा? पचाएगा, जो जंतुओं के अंदर पाए जाने वाला गुण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूग्लिना जो है प्लांट भी है और एक प्रकार का एनिमल भी है। तो आज हम बात करते हैं यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि यूग्लिना में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यूग्लिना में न्यूट्रिशन देखिए कि यूग्लिना के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, यूग्लिना का न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, यानी कि पोषण जो होता है यूग्लिना में 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका जो पोषण, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफी टाइप का होता है। ऐसा होता है, ऑटोट्रोफी टाइप का पोषण होता है। ऑटोट्रोफी, या हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे प्लांट समभोजी भी कहा सकते हैं, यानी पादपों के समान होने वाला पोषण, यानी कि होलोफाइटिक पोषण भी इसे हम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? होलोफाइटिक पोषण, होलोफाइटिक पोषण। और दूसरे प्रकार का जो इसमें पोषण होता है वो आपको होता है स्पेरोफाइटिक पोषण, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत पोषिता प्रकार का, मृत पोषिता प्रकार का, या मृत जीवी प्रकार का। मृत पोषी पोषण या मृत जीवी प्रकार का पोषण इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोफी या होलोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है इसकी बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि जब हमने यूग्लिना की स्ट्रक्चर बनाई थी तो यूग्लिना के अंदर हमने ये देखा था कि जो यूग्लिना आपका है, यूग्लिना की पूरी बॉडी के अंदर, यूग्लिना की पूरी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? इस प्रकार की
स्ट्रक्चर को कहा था, ये इसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट की सहायता से क्या करता है, भोजन करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद है तो ये प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करेगा, विशिष्ट प्रकार की एक शुगर का फॉर्मेशन कर लेता है। शुगर क्या है आपकी, ये ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शुगर है। और ये जो ग्लूकोज है बाद में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। और चेंज किसमें होती है, देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में भी चेंज हो सकता है। तो जो ग्लूकोज यूरेना में बनी है, ये एक दूसरे प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, और इस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, पैरामाइलोन्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात यानी कि जो प्रकाश के द्वारा भोजन बनता है उसमें ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज बाद में पैरामाइलोन्स के रूप में क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से ही जो प्लांट है वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशंस करते हैं, कि भोजन बनाते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में यही रिएक्शंस होती है, प्लांट में यही रिएक्शंस होती है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर एक विशिष्ट प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो भोजन होगा वो स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है, लेकिन यूरेना के अंदर जो भोजन का स्टोरेज होता है पैरामाइलोन्स, जो ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं होती है, उनके रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरामाइलोन्स है वो प्लांट के स्टार्च की ही क्या है, सिमिलर्स है, यानी कि समान है। लेकिन स्टार्च और पैरामाइलोन्स में थोड़ा अंतर होता है, स्टार्च और पैरामाइलोन्स के अंदर थोड़ा अंतर होता है। स्टार्च और पैरामाइलोन्स में अंतर क्या होता है, हमें पता है कि जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं लैब में, स्टार्च का टेस्ट लैब में करते हैं, आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, जो आयोडीन का जो सॉल्यूशंस है, आयोडीन सॉल्यूशंस के द्वारा इसको स्टेन किया जाता है। और स्टार्च जब आयोडीन के सॉल्यूशन से स्टेन होता है तो स्टार्च जो होता है ब्लू कलर्स के अंदर चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, ब्लू कलर्स के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन जब इस पैरामाइलोन्स को उसी आयोडीन्स के द्वारा स्टेन किया जाता है तो पैरामाइलोन्स कभी भी ब्लू कलर्स जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये ब्लू कलर का प्रदर्शन नहीं करता है। तो इस आधार पर पैरामाइलोन्स और स्टार्च में थोड़ा होता है अंतर होता है, लेकिन पैरामाइलोन्स क्या है, उसी स्टार्च के अकॉर्डिंग होते हैं। पैरामाइलोन्स क्या है, उसी स्टार्च के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैरामाइलोन्स उसी स्टार्च के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लू कलर है वो प्रेजेंट है, ब्लू कलर प्रदर्शित नहीं होता है, किसकी सहायता से, आयोडीन की सहायता से। तो इस आधार पर जो इस प्रकार का पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, ये होलोफाइटिक पोषण, या इसे होलोफाइटिक को क्या कहते हैं, यानी कि पादपों के समान पोषण होने के कारण पादप समभोजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप समभोजी पोषण से कहा जाता है। इसे ऑटोट्रोफी, होलोफाइटिक या पादप समभोजी पोषण कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात की पादप समभोजी पोषण की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का बनना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रकार का जो इसमें न्यूट्रिशंस पाया जाता है, नेक्स्ट प्रकार का न्यूट्रिशन हमने बताया है आपको, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोजोई, यानी कि मर्द कोशिका या मर्द जीवी प्रकार का
धीरे जो क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का होता है, ये कैसा होता है, ये धीरे धीरे येलो कलर या व्हाइट कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब क्लोरोफिल ग्रीन से येलो या व्हाइट में चेंज हो जाता है अंधेरे के अंदर, अर्थात इसे प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो प्रकाश नहीं मिल पाता है तो इसमें ऑटोट्रोफिक पोषण नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूग्लिना को देखा गया है कि ये जीवित रहता है। जीवित क्यों रहता है? अब देखिए जीवित रहने का कारण क्या है कि हमें पता है कि यूग्लिना के जो बॉडी है, यूग्लिना की बॉडी के बाहर एक लचीला सा आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल का आवरण कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो ये पेलिकल है, पेलिकल क्या होता है, पेलिकल एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, अर्थात वाटर में घुले हुए जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं वो पेलिकल्स के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, अवशोषित किए जा सकते हैं या पेलिकल को पार करके इसकी बॉडी में पहुंच सकते हैं। ठीक है, जब पेलिकल्स को पार करके ये मृत कार्बनिक पदार्थ जिनमें क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के पोषण योग्य फूड यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो भोजन के रूप में ये पार्टिकल्स किसी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे और बॉडी में प्रवेश करने के बाद इसमें देखा गया है कि इसमें बहुत से डाइजेस्टिव क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो किसके समान होते हैं, एनिमल्स के समान होते हैं। और इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से क्या करता है कि जो पार्टिकल्स या विभिन्न कार्बनिक पदार्थ उसके शरीर में आया है उसके द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, यानी भोजन ग्रहण कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यूग्लिना के अंदर जो पोषण की दो प्रकार की विधि पाई जाती है, एक तो किस प्रकार की होती है, आपकी स्पेरोफाइटिक प्रकार की, स्पेरोजोइक प्रकार की होती है, जबकि दूसरी कौन सी होती है, ऑटोट्रोफिक या होमोफाइटिक यानी पादप संभोजी के समान होती है। तो ये था आपका यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशंस की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यूग्लिना में दूसरी प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है, दूसरी प्रकार की जो गतिविधियां होती है उनकी बात कर लेते हैं। यूग्लिना के अंदर रेस्पिरेशंस की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशंस इन यूग्लिना यानी कि यूग्लिना में श्वसन, यूग्लिना में श्वसन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूग्लिना में श्वसन कैसा है। अब जो यूग्लिना जो होता है वो आपको पता है कि एक यूनिसेलुलर एनिमल है। कैसा है? यूनिसेलुलर एनिमल होता है, अर्थात एक कोशिका ही इसमें संपूर्ण कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकीय स्तर का हो जाने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के ऑर्गन्स का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज का अभाव होने के कारण इसमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेशंस के लिए ऑर्गन्स या टिश्यूज वगैरह या विशिष्ट प्रकार के समूह नहीं पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हाइट जो एनिमल्स है, हाइट फाइलम के एनिमल्स हैं उनमें पाए जाते हैं, अर्थात एक कोशिका ही संपूर्ण कार्य करती है। तो श्वसन का कार्य ही इसमें क्या होगा कि हमें पता है कि जो जल इसके अंदर प्रवेश करता रहता है और जल से O2 क्या कर ली जाती है, इसकी कोशिकाओं में डायरेक्ट ग्रहण कर ली जाती है। और O2 से जो अपशिष्ट के रूप में क्या निकलती है, CO2 जो निकलती है वो क्या होती है, श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो CO2 क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जब यूग्लिना भोजन बनाता है तो CO2 को काम में ले लेता है। तो इस प्रकार से इसमें सीधा ही श्वसन होता है, किसके द्वारा, जल के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओस्मो रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं ओस्मो रेगुलेशंस। ओस्मो रेगुलेशंस क्या है? ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो का अर्थ क्या होता है, प्रासरण। क्या अर्थ होता है, प्रासरण। रेगुलेशन का अर्थ क्या होता है, नियमन।
जल के लिए पारगम्य होता है, तो जल के लिए पारगम्य होने के कारण अंतःप्राशन की क्रिया के द्वारा यानी कि एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जल जो निरंतर होगा इसकी बॉडी के अंदर क्या करता रहेगा, प्रवेश करता रहेगा। तो जल निरंतर रूप से इसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता रहेगा तो इसके शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। तो इस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ओस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें ओस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, हमें पता है कि यूग्लिना में ये रिजर्वोरियर्स पाया जाता है। रिजर्वोरियर्स ये यूग्लिना है आपका, ये रिजर्वोरियर है इसका, रिजर्वोरियर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक द्रव बिंदु होगा जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। और स्टिग्मा के यहाँ पर क्या बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बनता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कैसे बनता है, देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ये इसका क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में यहाँ पर क्या होगा, पहले जो आपके साइटोप्लाज्म के जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होंगे, यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो जोन को बनता है, जोन को एक्सक्रेटरी साइटोप्लाज्म के रूप में ये जोन है बन जाता है। अब ये जो जोन होगा ये धीरे धीरे किसमें बदलेंगे, यानी कि जो अतिरिक्त जो उत्सर्जी पदार्थ या जल की बूंदें इसमें होंगी ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ये धीरे धीरे छोटी छोटी जो वैक्यूल्स है वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे छोटी छोटी वैक्यूल्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यानी कि आगे क्या होगा, ये जो आपका यूग्लिना के अंदर यहाँ पर ये जो एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट था ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस प्रकार से छोटी छोटी वैक्यूल्स के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, एसेसरी वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे छोटी छोटी वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और परिवर्तित हो जाने के कारण जो छोटी छोटी वैक्यूल्स बनती है उन्हें एक्सेसरी वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। जब ये एक्सेसरी वैक्यूल्स क्या होगी, जब एक्सेसरी वैक्यूल्स आपस में संयोजित हो जाती है, एक्सेसरी वैक्यूल्स क्या होगी, आपस में संयोजित हो जाती है। तो आपस में संयोजित होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ी वैक्यूल्स का निर्माण होता है। क्या होता है, बड़ी वैक्यूल्स का निर्माण होता है। और इस बड़ी वैक्यूल्स के चारों ओर भी इस प्रकार की एक्सेसरी वैक्यूल्स क्या होगी, बनती रहेगी। इसके चारों ओर भी क्या है, एक्सेसरी वैक्यूल्स है, एक्सेसरी वैक्यूल्स। तो बड़ी वैक्यूल्स है, इसमें क्या होगा, अतिरिक्त जो जल की मात्रा है वो बड़ी रहेगी, तो उत्सर्जी पदार्थ भी इसके अंदर भरे रहेंगे। तो अतिरिक्त जल की मात्रा से भरी हुई इस वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में दो प्रकार की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। दो प्रकार की प्रक्रिया क्या होगी, एक तो प्रक्रिया आपकी होती है डायस्टोल की होती है, डायस्टोल। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो किसकी होती है, वह होती है सिस्टोल की। डायस्टोल का अर्थ होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें अंतःप्राशन से जल इसमें बढ़ता जाएगा तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का आकार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, अर्थात इसका आयतन क्या होगा, बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल फूल जाएगी। फूल जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डायस्टोल की प्रक्रिया कहा जाता है। और डायस्टोल की प्रक्रिया के बाद इसमें क्या होता है, देखिए जो ये
वैक्यूल्स होगी बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल कहा जाता है। तो निरंतर रूप से ये डायस्टोल और सिस्टोल की प्रक्रिया होती है और एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर जिसके बॉडी के अंदर आता है वैसे वैसे धीरे धीरे इसको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इसके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान है ना पहुंचे। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस के नाम से जाना जाता है, यानी प्रासंस नियमन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात थी इसके ऑस्मो रेगुलेशंस की बात थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यूरिना में लोकोमोशन यानी कि गति की बात कर लेते हैं कि यूरिना में किस प्रकार की गति पाई जाती है। यूरिना में दो प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, लोकोमोशंस इन यूरिना। यूरिना में जो है वो टू टाइप का पाया जाता है। एक तो कैसा होगा आपका फ्लैजिलर मूवमेंट होगा, कैसा होगा, फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। और जो सेकंड जिसे बोलते हैं वो आपका अब देखिए फ्रेंड्स कि यूरिना जो होता है, यूरिना के अंदर क्या होता है, यूरिना के अंदर माना कि ये पथ है, यूरिना के अंदर हमने देखा है कि यूरिना के अंदर क्या पाया जाता है, इस प्रकार से एक फ्लैजिला पाया जाता है। यहाँ पर इसका क्या है, ये रिजर्व बॉडी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर द्रव बिंदु यानी कि स्टिग्मा इसमें पाया जाता है। यानी कि ये जो फ्लैजिला होगा हमेशा ही स्टिग्मा की तरफ रहता है, क्या रहता है, हमेशा ही स्टिग्मा की तरफ रहता है। और हमने देखा था कि जब हम रिजर्वोरियम के अंदर जो फ्लैजिला निकलती है तो फ्लैजिला क्या होता है कि एक फ्लैजिला के अंदर इस प्रकार से फूली हुई संरचना पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या बना रहता है, लेक्टोफ्लेविन बना रहता है, क्या रहता है, लेक्टोफ्लेविन बना रहता है। और ये जो इसका लेक्टोफ्लेविन होता है फ्लैजिला को, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजिलर बॉडी भी कहा जाता है। इस फूली संरचना हमने क्या कहा था, पैराफ्लैजिलर बॉडी, ठीक है। और इस पूरी संरचना में क्या बना था, एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ बना था जिसे क्या होता है, लेक्टोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टिग्मा होता है। अब देखिए इसमें स्टिग्मा और लेक्टोफ्लेविन दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकाश संवेदी तंत्र की तरह कार्य करते हैं, प्रकाश संवेदी तंत्र की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला के अंदर जिस प्रकार से तरंगित गतियां उत्पन्न होती है, जब तरंगित गतियां उत्पन्न होती है तो ये जो यूरिना है, यूरिना की फ्लैजिला जो जल है, जल के ऊपर जिस प्रकार से आपकी नाव के अंदर जो नाविक चाकू चलाता है उसी प्रकार की रिएक्शंस में होती है। और इस प्रकार की रिएक्शंस के कारण ये क्या होगा, ये जो आपका यूरिना है वो आगे की ओर बढ़ता है। और आगे की ओर बढ़ता है तो ये प्रकाश की सीध में होता है, तो आगे की ओर बढ़ता है तो क्या होगा कि आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ते हुए केवल ये सीधी रेखा में गति न करके कैसी गति कर देगा, ये वर्तुलाकार से गति करेगा। सीधी रेखा में गति न करके क्या करेगा, ये वर्तुलाकार गति करेगा, यानी वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो इस प्रकार